कंपार्टमेंट्स के बीच का रिलेशन कैसा होता है, हर बार मैं बताती आ रही हूँ आपको रिवर्सिबल रिलेशन। पहली बात तो ये लॉगरिथमिक ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में और किसके बीच में बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका गोस्वामी और मेरे साथ आप लोग स्टडी कर रहे हो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज फार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मेकोकाइनेटिक्स। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है ये हमारा ऑलरेडी आप सभी को पता है, स्यूटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम ऑलरेडी 3 यूनिट्स कवर अप कर चुके हैं। अगर मेरी पिछली 3 यूनिट्स के आपको लेक्चर देखने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रीवियस तीनों यूनिट के सभी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं और हर एक टॉपिक यहाँ पे मैंने करवाया हुआ है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है बेटा, ऐसा कोई भी सब टॉपिक नहीं है जो हमारा मिस हो गया हो। हर एक टॉपिक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी अपनी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 तुम्हारी बड़ी ही इंटरेस्टिंग यूनिट है जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देख भी चुके हैं। यस, यूनिट 4 के लेक्चर्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। 2 लेक्चर्स में ले चुकी हूँ यूनिट 4 के, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें समझी है। क्या क्या समझा है? सबसे पहले तो हमने मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कशन किया है कि ये जो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं ये होते क्या है, क्योंकि इससे प्रीवियस यूनिट्स में जब हमने डिस्कशन किया था हमने 1 कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में स्टडी की थी, जहां पे हमने पूरी बॉडी को केवल एक कंपार्टमेंट समझा था एंड देन उसके बारे में फर्दर स्टडी की थी। इस पर्टिकुलर यूनिट से हमने क्या करना शुरू कर दिया था, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडलिंग पढ़ना, यानी पूरी बॉडी को अलग अलग कंपार्टमेंट में कंसिडर करना शुरू कर दिया था, जहां हमारी बॉडी केवल एक कंपार्टमेंट में नहीं अलग अलग कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इस मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल का सबसे कॉमन एग्जांपल जो था दैट वाज योर 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, और ये भी मैं लास्ट क्लास में कवर अप करवा चुकी थी। तो मैंने जो पिछली 2 क्लासेस ली है उसमें मैंने तुम्हें पहली क्लास में जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स होते क्या है, किस तरह से ये पिछले कंपार्टमेंट मॉडल से अलग होते हैं, ये सारी चीजें बताई हैं। ऐसा समझो कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल मैंने आपको समझा दिया है हमारे पिछले लेक्चर में, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और जो सेकंड लेक्चर मैंने इस पर्टिकुलर यूनिट का अपलोड किया है उसमें मैंने 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है, कैसी टेक्निक्स को फॉलो करता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव क्लियर्ड। एक एक चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर ली हुई है। तो इन दोनों को एक लेक्चर्स को आप बहुत आसानी से देख सकते हो। आपको बस क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर्स पे जाना है, प्लेलिस्ट आप देखोगे आपको मिल जाएगा, ये दोनों लेक्चर जरूर देख लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो चांसेस थोड़ा कम है कि आज का लेक्चर तुम्हें समझ में आए, क्योंकि आज मैं शुरू करने जा रही हूं आईवी बोलस टेक्निक्स, आईवी बोलस काइनेटिक। ये समझने के लिए तुम्हें एटलीस्ट ये 2 कंपार्टमेंट मॉडल, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल का बेसिक जरूर पता होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आएगा तो आज की क्लास थोड़ी बहुत कम समझ में आ सकती है। तो आई विल रिकमेंड, अगर किसी बच्चे ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लेना, ताकि आपके लिए चीजें और भी ज्यादा इजी हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, अगर आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम का लिंक, उस लिंक को टैप करना और जैसे ही तुम टेलीग्राम पे पहुंचोगे बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इन सभी के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे सारे नोट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। एग्जाम में एज इट इज लिख के चले आना, ट्रस्ट मी, मार्क्स की गारंटी मेरी है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, बस मेरे नोट्स प्रॉपर्ली लिख के चल के आना। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बार बेसिक का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक बार हम समझ लेते हैं कि ये मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में हमने समझा क्या था। तो बेटा हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था, ये वाली जो पर्टिकुलर यूनिट है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं मैम, इस यूनिट में आप हमें पढ़ा रहे हो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स। यस, हम मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के सबसे कॉमन एग्जांपल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये क्या होता है, दैट इज नथिंग बट 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। तो लिख लो बेटा यहाँ पर, जो तुम्हारा ये मॉडल होता है 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ये हमारा 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है, हमारे मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल का सबसे फेमस एग्जांपल होता है, सबसे फेमस और सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हमारे पास में, दैट इज 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। और इस कॉमन मॉडल के ही बारे में हमें पूरी की पूरी स्टडीज अपनी करनी होती है। तो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में क्या होता है, देखो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में बॉडी को केवल एक होल कंपार्टमेंट में कंसिडर नहीं किया जाता, यहाँ हम अलग अलग कंपार्टमेंट में कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि हम यहाँ पे अपने अलग अलग कंपार्टमेंट देखते हैं तो अलग
अलग अलग कंपार्टमेंट के फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली देखेंगे कि कौन से कंपार्टमेंट में क्या फंक्शन हो रहा है, कैसे हमारा ड्रग एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोसीड हो रहा है, कैसे एलिमिनेट हो रहा है, मतलब यहाँ पर ड्रग किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, किस तरीके से ड्रग का एक जगह से दूसरी टारगेटिंग साइट पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और किस तरीके से बॉडी से ड्रग एलिमिनेट हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, ये जो तीनों प्रोसेस होते हैं ड्रग के, इस मॉडल में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली आपको ये चीज समझाई जाती है। हालांकि अगर मैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के बारे में बात करूं तो इसमें हमने क्या किया था, पूरी बॉडी को एक ही कंपार्टमेंट माना था। तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर स्टेप का आपको डिटेल में समझाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही कंपार्टमेंट मान के स्टडी कर रहे थे, हमने अलग अलग कंपार्टमेंट के फंक्शंस की प्रॉपर स्टडी नहीं की थी। बट अगर मैं बात करूंगी इधर यहाँ पे टू कंपार्टमेंट के बारे में, यहाँ अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग चीजों के बारे में और इफेक्टिवली हमें नॉलेज होती है। तो ये आपका वन कंपार्टमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव मॉडल होता है, जहां आप ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का एलिमिनेशन, दोनों ही चीजें बहुत बेटर तरीके से समझते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग कंपार्टमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर दो कंपार्टमेंट होते हैं तुम्हारे, एक तो होता है आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट, और सेंट्रल कंपार्टमेंट के अलावा जो दूसरा हमारे पास होता है दैट इज योर पेरिफेरल कंपार्टमेंट। हमारे पास यहाँ कुल दो प्रकार के कंपार्टमेंट्स हैं, और ये दोनों कंपार्टमेंट्स तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। पहला हो गया हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट, दूसरा हो गया हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट। अब अगर मैं बात करूं कि इनमें मैम होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो तुम्हारे सेंट्रल कंपार्टमेंट होते हैं, इनके अंदर हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज अवेलेबल होंगे। हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्लाज्मा हो गया, या फिर लिवर हो गए, लंग्स हो गए, किडनीज हो गए, ये सब हाईली परफ्यूज्ड में आते हैं। और जितने भी हमारे हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज होंगे वो सब कहाँ ऑब्जर्व होंगे, सारे के सारे तुमको सेंट्रल कंपार्टमेंट में ऑब्जर्व होंगे। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो जितने भी हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज होंगे, सारे के सारे हाईली परफ्यूज टिश्यूज तुमको सेंट्रल कंपार्टमेंट में ही मिलने वाले हैं। और अगर हम पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बारे में बात करें, यहां हमें क्या रिसीव होता है, याद रखना यहाँ पे पुअरली परफ्यूज्ड टिश्यूज हमें मिलेंगे। पुअरली परफ्यूज टिश्यूज का मतलब हो गया जैसे कि तुम्हारा स्किन हो गया, मसल्स हो गया, ये सारे के सारे। तो पुअरली परफ्यूज टिश्यूज तुम्हारे पेरिफेरल कंपार्टमेंट में होते हैं, हाईली परफ्यूज हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट में होते हैं, जैसे लंग्स, लिवर एटसेट्रा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, इस चीज को याद रखना, इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच का जो रोल होता है ना, वो रिवर्सिबल है। मतलब मैम जो ड्रग है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल में भी जा सकता है और पेरिफेरल से सेंट्रल कंपार्टमेंट में भी जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार चला गया तो चला गया, नहीं, इन दोनों के बीच में रिवर्सिबल रिलेशन पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। डन। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर ये भी देखी थी कि अगर हम आईवी रूट के थ्रू किसी भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी अगर इंट्रावेनस रूट के थ्रू अगर हम किसी भी ड्रग को इनटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो सीधा का सीधा तुम्हारे सेंट्रल कंपार्टमेंट में ही जाता है। इस चीज को लिख लेना, अगर हमने आईवी रूट के थ्रू किसी भी ड्रग को इनटेक किया है तो वो कहां मूव ऑन करेगा, सीधा सेंट्रल कंपार्टमेंट में ही वो जाएगा। और याद रखना, अगर आप ड्रग का एलिमिनेशन के बारे में बात करोगे तो ड्रग का एलिमिनेशन केवल और केवल सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये लिख लेना कि जो तुम्हारा एलिमिनेशन होता है ड्रग का, दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ये हमेशा ही तुम्हारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होगा, ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट से नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बहुत ध्यान रखना। यानी हमने आईवी रूट के थ्रू किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक किया, इसका डायरेक्ट एलिमिनेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां से ये पेरिफेरल में जाए फिर एलिमिनेशन, नहीं, इसका डायरेक्ट एलिमिनेशन होता है। यहां पर आप लिख दीजिएगा, और ये डायरेक्ट एलिमिनेशन तुम्हें कहां से देखने को मिलेगा, सेंट्रल कंपार्टमेंट से देखने को मिलेगा। डन। ये सारी चीजें हाईली इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक्स है। अगर तुमको बेसिक नहीं आ रहा है बेटा तो आपको आगे की पूरी यूनिट समझ में नहीं आएगी। ये बेसिक क्लियर है तो ऐसा समझो सारी चीजें आपकी क्लियर है। इतनी बात समझ आ गई, ये हमने चीजें देखी थी। अब आज हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है मैम आईवी बोलस टेक्निक, यानी यहाँ पे पहली हेडिंग हमारे पास रहेगी इंट्रावीनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए आज की अपनी पहली हेडिंग डाल दीजिए, इंट्रावीनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए बेटा बताइए,
ये इंट्रावीनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा मैम, जैसा कि आपने इसके नाम से हमें बता दिया है, दिस इज इंट्रावीनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे हो रहा होगा, कॉमन सेंस वाली बात लगा लो यहाँ पे, अगर कोई भी ड्रग का आप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो वो इंट्रावीनस साइट से हो रहा होगा, मतलब हमारी आईवी साइड से क्या हो रहा होगा, आईवी रूट से कोई भी ड्रग आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई भी आईवी रूट के थ्रू ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आता है, उसका एलिमिनेशन कहां से होता है, सीधी सी बात है भाई, उसका एलिमिनेशन आप देखोगे तो डायरेक्टली तुम्हारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से होता है। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पे बात करनी है, ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट में नहीं जाता। आईवी रूट के थ्रू तुमने जो भी ड्रग अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है, उसका क्या होगा, जब बॉडी से एलिमिनेशन होगा, पहली बात तो ये डायरेक्ट एलिमिनेशन होगा, और ये एलिमिनेशन तुम्हारे सेंट्रल कंपार्टमेंट के थ्रू होने वाला है। इतनी बात समझ में आई? तो यस, सिंपली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो कि द मॉडल डिपिक्ट्स एलिमिनेशन, दिस मॉडल डिपिक्ट्स एलिमिनेशन। चलिए बेटा जल्दी जल्दी से बता दीजिए मुझे, यहां इस पर्टिकुलर मॉडल में एलिमिनेशन कहां से होगा, जल्दी जल्दी बताइए मैम। ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट, अभी अभी जस्ट आपने बताया। सो एलिमिनेशन फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट, यस। तो जो हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, हमारे उस सेंट्रल कंपार्टमेंट से जो हमारा ड्रग होता है वो क्या कर जाते हैं मैम, वो एलिमिनेट कर जाता है, और इस एलिमिनेशन को भी बोलते हैं हम डायरेक्ट एलिमिनेशन। मेनली मैं किसकी बात कर रही हूँ, आईवी बोलस की, यानी इंट्रावीनस के रूट के थ्रू अगर तुम कोई भी ड्रग का अब्जॉर्प्शन कर रहे हो तो ये हमारे पास हुआ। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है मैम, सीधी सी बात है, सबसे पहले होगा आपका कोई ना कोई सेंट्रल कंपार्टमेंट, ठीक है। दो कंपार्टमेंट लेते हैं, पहला हमारा कंपार्टमेंट होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट, सेंट्रल के बाद नेक्स्ट क्या होता है, बहुत सीधी सी बात है, नेक्स्ट जो हमारा कंपार्टमेंट है दैट इज योर पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, ये हमारे पास में दोनों कंपार्टमेंट्स हो गए, और इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच का रिलेशन कैसा होता है, हर बार मैं बताती आ रही हूँ आपको, रिवर्सिबल रिलेशन होगा। यानी कोई भी ड्रग आप लोगे तो क्या करेगा मैम, कोई भी ड्रग अगर हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करें, लेट्स से ये कंपार्टमेंट नंबर 1 है, ये कंपार्टमेंट नंबर 2 है, तो अगर कोई भी ड्रग आपने अब्सॉर्ब किया, वो आ गया सेंट्रल कंपार्टमेंट से, अब क्या करेगा मैम, वो जो ड्रग आपने लिया है ना, वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट तक बहुत इजिली जा सकता है, और इसके जाने का जो रेट होगा वो क्या होगा, इट वुड बी K12, यानी कंपार्टमेंट नंबर 1 से कंपार्टमेंट नंबर 2 में किसी भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं। डन, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है तुम्हारा वो रिवर्सिबल है, मतलब 1 से 2 में भी इजीली ड्रग जा सकता है, और सिमिलरली हमारा जो ड्रग है वो 2 से 1 में भी बहुत इजीली आ सकता है। तो कंपार्टमेंट 2 यानी पेरिफेरल कंपार्टमेंट से सेंट्रल कंपार्टमेंट में वापस तुम्हारा ड्रग आ भी सकता है, तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे K21 से। दोनों चीजें पॉसिबल है ना, क्योंकि ये रिलेशन आपका रिवर्सिबल है, मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल में भी जा सकता है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट से सेंट्रल में भी आ सकता है, ये है दोनों के रिलेशन। लेकिन अगर आईवी रूट के थ्रू तुमने कोई ड्रग लिया है और उस ड्रग का हम एलिमिनेशन देखेंगे, तो बेटा वो एलिमिनेशन डायरेक्ट कहां से होगा मैम, वो एलिमिनेशन डायरेक्टली हमारे पास यहां से होगा, सेंट्रल कंपार्टमेंट। इसको हम एलिमिनेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। डन मैम, यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्या सीन होता है, जैसे कि मान लो मुझे ये समझनी है कि ड्रग की कंसंट्रेशन का इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने ड्रग को बॉडी के अंदर कंज्यूम किया, उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, कंज्यूम करा ही करा है जस्ट, तो उसकी कंसंट्रेशन पहले तो बड़ी होगी, बढ़ेगी कंसंट्रेशन। फिर क्या होगा मैम, फिर आपका जो ड्रग है ना वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब धीरे धीरे यहाँ से ड्रग उधर की तरफ जा रहा है। मतलब सिंपली मैं क्या बोल सकती हूँ मैम, सिंपली आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे आपके जो ड्रग की कंसंट्रेशन हो रही है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि बेटा ये सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट तक जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगी मैम, धीरे धीरे हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो कम होती जाएगी। डन, यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ पर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ना इज डिक्रीजिंग। Why it is decreasing? सीधी सी बात है मैम, डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे पहले हमारे पास में ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा अमाउंट में जो ड्रग है
वो सेंट्रल से पेरिफेरल की तरफ जाता जा रहा है। एक और चीज मैंने तुम्हें बताई थी, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाती है, मतलब दोनों तरफ अमाउंट ऑफ ड्रग बिल्कुल सेम हो जाता है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन होती है, वैसे ही सेंट्रल कंपार्टमेंट से जो तुम्हारा ड्रग है वो धीरे 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 एलिमिनेट होता जाता है, और इसी एलिमिनेशन को बोला जाता है डायरेक्ट एलिमिनेशन। इतनी बात समझ आई? बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें समझा दिया है बेटा, अब इससे ज्यादा डिटेल में कोई नहीं समझा सकता। अगर बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि ये समझ में आ गई। ये हमारा कुछ आईवी एलिमिनेशन हुआ एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लिख सकते हो आफ्टर एन आईवी बोलस, आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो दैट आफ्टर एन आईवी बोलस, आफ्टर एन आईवी बोलस, हमारे पास जैसे ही हम आईवी बोलस टेक्निक के थ्रू देखेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। यानी जैसे ही हमने ये आईवी बोलस देखा, पहले तो कंसंट्रेशन ज्यादा थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ओवर टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी। यही सेम चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ, आफ्टर एन आईवी बोलस प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्लाइंस एक्सपोनेंशियली। जो हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है उस पे क्या हो जाता है मैम, वो बेसिकली हमारी कम होती जाती है, यानी घटती चली जाती है। ये चीजें हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में देख ली है। अब इसी के बारे में तुम एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन कर सकते हो, और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेसेस, यू कैन मेंशन दैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेसेस बेटा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन प्रोसेस होंगे ना, दे आर आइडेंटिफाइबल ऑन अ सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट, और आइडेंटिफाइबल ऑन अ सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट। अब ये प्लॉट्स मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूं, सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट्स। Yes. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, एंड आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसमें हम समझ लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, मतलब किस तरीके से कोई भी ड्रग जो है वो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज शो करने वाला है। तो चलिए अगली हेडिंग डाल दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहां जल्दी जल्दी से हम कवर करते हैं क्या होता है ये पर्टिकुलर फेज। थोड़ी बहुत अगर तुम्हें आइडिया हो इस बारे में तो जरा मुझे बताइए। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी इसके बारे में आइडिया लग रहा है तो मुझे बताना जरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है। देखो जैसे कि तुम्हें इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, यहां पर होता है काइंड ऑफ एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे होता है, क्या होता है, बता दो मुझे। व्हाट हैपेंस एक्चुअली हियर, देखिएगा इनिशियली रैपिड डिक्लाइन इन ड्रग कंसंट्रेशन। सबसे पहले क्या होगा, ड्रग कंसंट्रेशन में इनिशियली आप क्या देखोगे, रैपिड डिक्लाइन देखोगे। डन, तो हम यहां पर सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, इनिशियली रैपिड डिक्लाइन इन द ड्रग कंसंट्रेशन सबसे पहले बेटा हमने क्या देखा मैम, सबसे पहले हमने रैपिड डिक्लाइन देखा ड्रग कंसंट्रेशन में इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट, इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट। बेटा ड्रग कहां से एलिमिनेट करेगा मैम, आप बता चुके हो कि ड्रग एलिमिनेट करता है सेंट्रल कंपार्टमेंट से, जिसको हम डायरेक्ट एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो मैंने वही सेम चीज लिखी है कि धीरे धीरे आपका जो ड्रग होगा वो डिक्लाइन करने लगेगी उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि ड्रग एलिमिनेट करना शुरू हो जाएगा हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से। बिल्कुल यही सेम चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैम जो ड्रग होता है वो धीरे धीरे पेरीफेरल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आपका ड्रग पेरीफेरल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है कि आपके ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। आप यहां पर लिख सकते हो ड्यू टू, व्हाई दिस इज हैपनिंग मैम, सीधी सी बात है, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन टू द
पेरिफेरल कंपार्टमेंट। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? बहुत सीधी सी बात है भाई, आपके पेरिफेरल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है बच्चे? मैम पेरिफेरल कंपार्टमेंट में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी फेज को क्या बोलते हैं? इसी फेज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव फेज, यानी जब आपका ड्रग आपके सेंट्रल कंपार्टमेंट से लेकर के पेरिफेरल कंपार्टमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट होता है और जैसे जैसे उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती जाती है, इसी फेज का एक टर्मिनोलॉजी होता है, इसी को नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव फेज। जैसे कि हम लोग हर एक चीज को टेक्निकल नाम से जानते हैं ना, जैसे कि ये भी तुम्हारी एक प्रकार की दवाई लेने की, और दवाई लेने के बाद आपकी बॉडी में क्या हो रहा है उसकी साइंस है, इसको हम सियोटिक्स के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हर एक चीज को एक टेक्निकल टर्म के नाम से जानते हैं, और इस टेक्निकल टर्म का क्या नाम होता है? जब आपका ड्रग सेंट्रल से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में मूव करेगा और जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो सिंपली तुम यहां पर लिख सकते हो दैट दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज, दिस फेज is also known as, इस फेज को हम क्या बोलेंगे मैम? बहुत सिंपली आप बोल सकते हो इस फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है बेटा, इस फेज को हम क्या बोलेंगे मैम? इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलेंगे। सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ ड्रग, यहां पर आप ये भी मेंशन करिए दैट सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग का जो कंटिन्यूअसली हमारे पास लॉस होता जा रहा है फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट, फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट से जो तुम्हारे ड्रग का सब्सिक्वेंटली लॉस होता जा रहा है ना, इट इज स्लो एंड टर्म्ड दिस एंड टर्म द इट इज स्लो, और इसको क्या नाम दिया जाता है? इसका क्या नाम दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में बन सकता है। इसको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एलिमिनेशन फेज भी बोलते हैं। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एलिमिनेशन फेज, ये इस नाम से भी जाना जा सकता है। तो अगर इस नाम से आपके एग्जाम में आ जाता है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से आए, चाहे एलिमिनेशन फेज के नाम से आए, या तो फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज के नाम से आए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इन सबका यही सेम मतलब होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम की चीज मैंने आपको बता दी। डन, इतनी बात समझ में आई? चलो थोड़ा बहुत हम दूसरे कंपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल कंपार्टमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के देखो बेटा, पेरिफेरल कंपार्टमेंट। देखते हैं क्या होता है पेरिफेरल, डिटेल में हम देखेंगे इसको। तो चलिए हेडिंग डालते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट। यस, पेरिफेरल कंपार्टमेंट क्या होता है? देखो सबसे पहले इस कंपार्टमेंट में क्या होगा मैम? पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, सेंट्रल कंपार्टमेंट का जो भी ड्रग आएगा वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट में ही आता जा रहा है। तो इनिशियली अगर मैं ड्रग कंसंट्रेशन की बात करूं तो क्या हो रहा है मैम? सेंट्रल का सारा ड्रग आ तो पेरिफेरल में ही रहा है, तो इनिशियली इसका जो भी ड्रग कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा पेरिफेरल कंपार्टमेंट में इनिशियल स्टेज में जो तुम्हारी ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ेगी, फिर धीरे 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 यहाँ पर भी डिक्रीज होती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दैट ड्रग कंसंट्रेशन in this compartment, drug concentration in this compartment इस कंपार्टमेंट में ड्रग कंसंट्रेशन का क्या सीन है मैम? इनिशियली इंक्रीजेस और फिर डिक्रीज होना शुरू होगी। ड्रग कंसंट्रेशन इन दिस कंपार्टमेंट इनिशियली इंक्रीजेस and then decreases। मतलब शुरू में तो हमारी कंसंट्रेशन ड्रग की काफी ज्यादा बढ़ती है, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है? थोड़े टाइम के बाद आपकी जो ड्रग कंसंट्रेशन होगी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। पीक कंसंट्रेशन यहां पर आप लिखिए, पीक कंसंट्रेशन। एक ग्राफ समझाऊंगी और ये वाला जो मैं ग्राफ समझाऊंगी इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। करेस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, corresponding to the
डिस्ट्रीब्यूशन फेज फॉलोड बाय, ये कि बेसिकली यहां पर क्या होगा, इट इज फॉलोड बाय द पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फेज, फॉलोड बाय पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फेज। अब यहाँ पे मैं जो तुम्हें ग्राफ समझाने जा रही हूँ उस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस ग्राफ से ही मेनली तुम्हारे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस ग्राफ को बहुत बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये वाला जो ग्राफ होता है वो पर्टिकुलरली किस किस के बीच में बनता है, लॉगरिथमिक ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में। तो यहां पर जो लिख लीजिए आप, लॉग ड्रग कंसंट्रेशन। पहली बात तो ये लॉगरिथमिक ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में और किसके बीच में बनेगा, टाइम के बीच में बनने वाला हमारा कर्व होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आपको एज इट इज बताने वाली हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं पेरीफेरल कंपार्टमेंट की, क्या होता है पेरीफेरल कंपार्टमेंट में, मैम सिंपली पेरीफेरल कंपार्टमेंट में पहले ड्रग की कंसंट्रेशन इनिशियली इंक्रीज होती है और देन आपकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। This is how a peripheral drug concentration behaves. इस कंपार्टमेंट को आप सिंपली लिख भी सकते हो, This is a peripheral compartment. मेंशन कर दीजिएगा ये कौन सा कंपार्टमेंट है, ये बेटा तुम्हारा पेरीफेरल कंपार्टमेंट बनके रेडी हो गया। ओके मैम, तो ये हो गया हमारा पेरीफेरल कंपार्टमेंट के बारे में। व्हाट अबाउट सेंट्रल कंपार्टमेंट या इनिशियल सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। सेंट्रल कंपार्टमेंट में पहले तो आपके पास क्या होता है मैम, पहले हमारी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज, पहले सबसे हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है मैम, इनिशियली रैपिड यहाँ पर कन्वर्जन देखने को मिलेगा। और रैपिड कन्वर्जन किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज हाउ योर रैपिड कंसंट्रेशन वर्क्स। यहाँ पर हमको मिलता क्या है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट ये मिला है, एक हमें कंसंट्रेशन का पॉइंट ये मिला है। दोनों पॉइंट्स को डिटेल में बताने वाली हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर हमने बेसिकली क्या यूज किया मैम, ये है आपका पेरीफेरल कंपार्टमेंट और ये हमारे पास क्या है, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज योर सेंट्रल कंपार्टमेंट। दिस इज नथिंग बट सेंट्रल कंपार्टमेंट। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैम हमारे पास में सेंट्रल कंपार्टमेंट। अच्छा, ये जो तुम्हें छोटी सी लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये जो तुम्हें छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब तुमको क्या लग रहा है, व्हाट इज दिस स्टॉपेज मींस टू यू, दिस इज स्लो टर्मिनल डिक्लाइन एलिमिनेशन फेज। यहाँ पर लिख लेना, दिस इज स्लो टर्मिनल डिक्लाइन एलिमिनेशन फेज। ये होता है हमारे पास, फिर से पढ़ लेना, दिस इज स्लो टर्मिनल डिक्लाइन एलिमिनेशन फेज। जबकि ये वाली हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल रैपिड डिक्लाइन, इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल रैपिड डिक्लाइन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और आई थिंक ये डायग्राम अभी आपका क्लियर है। यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत अच्छे से मैंने दोनों कंपार्टमेंट्स के बारे में बताया है, किस तरीके से दोनों कंपार्टमेंट की ड्रग कंसंट्रेशन अलोंग विद टाइम प्रोसीड करेगी। उसमें पेरीफेरल कंपार्टमेंट का ये रहेगा, आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट ये रहेगा। जो तुम्हारे ये दोनों पॉइंट्स हैं ये भी मैंने अच्छे से मेंशन कर दिए हैं। ये पूरा डायग्राम बना के जरूर आना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डन बेटा, तो ये कुछ भी बनाओ या ना बनाओ, बट ये डायग्राम जरूर बना लेना। ये डायग्राम तुम्हें पूरे नंबर दिला के लाएगा। जरूर ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना के आना जब जब तुमसे इसके बारे में पूछा जाए। यहाँ पर मैंने कंप्लीट थ्योरी भी मेंशन कर दी है और थ्योरी के साथ में पूरा डायग्राम भी मेंशन कर दिया है। डेफिनेटली फुल मार्क्स जरूर दिलाएगा, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। ये आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये वाले टॉपिक से तुम्हें कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते,
बहुत ही रेयर पूछते हैं, 2 नंबर में पूछते हैं, लेकिन ये बेसिक टॉपिक है और अगर तुम ये बेसिक नहीं समझोगे तो आगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तुम उनको नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से सवाल बनता नहीं है, बहुत रेयर बन जाता है, लेकिन इनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनको समझने से ही हम आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। तो अब मैं ऐसा टॉपिक कराने जा रही हूँ जिसको समझना ही समझना है हमें, वी डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस। तो हमारा जो टॉपिक है दिस इज नथिंग बट डोजेज रेजिमेन। हमारा टॉपिक है डोजेज रेजिमेन। अब ये डोजेज रेजिमेन मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर देखो प्यूरिस्यूटिक्स के अंदर तुम क्या पढ़ रहे हो, बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम सिर्फ मैम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हम किसी भी ड्रग को डोजेज फॉर्म में लेते हैं उसके बाद वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करता है बिफोर एलिमिनेशन, सारी प्रोसेस हम समझते हैं सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं मैम, यहाँ पर हम देख रहे हैं डोजेज रेजिमेन। अच्छा, डोजेज रेजिमेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने, जब डॉक्टर आपकी दवाई को प्रिस्क्राइब करता है तो वो मेनली तुम्हें क्या क्या चीजें बताता है मैम, वो हमें मेनली ये चीज बताता है कि अगर किसी भी दवाई को तुम्हारी किस डोजेज में लेना है। पहली चीज तो वो तुम्हें बताता है डोजेज क्या रहने वाला है, दूसरी चीज वो तुम्हें बताता है टाइम इंटरवल क्या रहने वाला है और तीसरी चीज वो तुम्हें बताता है ड्यूरेशन। जैसे कि तुम्हें पैरासीटामोल लेनी है 3 दिन के लिए, 3 दिन तक का तुम्हारा पैरासीटामोल का कोर्स है, तो तुम्हारा ड्यूरेशन क्या हो गया मैम, ड्यूरेशन हो गया हमारा 3 दिन। अब 3 दिन में कितने कितने समय के बाद लेनी है, 6 घंटे बाद एक डोजेज, फिर दूसरी डोजेज 12 घंटे बाद, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, मतलब कितने घंटे बाद, कितने टाइम इंटरवल के बाद तुम्हें दूसरा डोज लेना है, ये हमारा टाइम इंटरवल बताता है। और हम कितनी डोजेज यानी कितना अमाउंट ले रहे हैं ड्रग का, हम 250 mg ले रहे हैं, हम 500 mg ले रहे हैं, हम 650 mg ले रहे हैं, 1000 mg ले रहे हैं, कितना डोजेज ले रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आती है तुम्हारे डोजेज रेजिमेन के अंदर कि तुम्हारी दवाई की डोजेज क्या होगी, तुम्हारी दवाई का टाइम इंटरवल क्या है कि तुम कितने कितने टाइम इंटरवल के दौरान ये मेडिसिन ले रहे हो, और तीसरी और सबसे खास चीज ये कि दवाई का ड्यूरेशन क्या है। कोई कम नॉर्मल सा वायरल है 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, कुछ कुछ दवाइयां ऐसी हो जाती है कि अगर हमें कोई बहुत ज्यादा डिजीज हो गई, अगर किसी को भी कोई लंबी बीमारी चलती आ रही है तो उसमें दवाइयां सालों साल तक भी चलती है, कुछ महीनों तक भी चलती हैं। तो ये आपकी अलग अलग दवाई का अलग अलग डोजेज और अलग अलग ड्यूरेशन फिक्स होता है जो डॉक्टर आपको बताता है, और इसी पूरे मेथड को, इसी पूरी चीज को, प्रोसेस को हम बोलते हैं डोजेज रेजिमेन। तो अब तुम लोग खुद ही ये डिसाइड कर लो कि ये बेसिक चीज कितनी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, है ना, जरूरी है ना ये बेसिक चीज। हमें अगर यही नहीं पता होगा कि हमें कौन सी दवाई कितने mg लेनी है, कितने टाइम इंटरवल पे, कितने ड्यूरेशन में, आगे की चीजें तो हम वैसे ही नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बेसिक बहुत है और समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे इसी पूरे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे डोजेज रेजिमेन के बारे में। डन, ये हम बेसिकली आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये फिनोमिना क्या होता है मैम, ये बेसिकली एक फिनोमिना या एक मैनर होता है जिस मैनर में हम किसी भी ड्रग को बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं। तो आप लिख सकते हो इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना और मैनर। ये हमारे पास क्या होता है, कोई फिनोमिना या मैनर होता है इन विच अ ड्रग इज टेकन, in which a drug is taken, जिस मैनर में हम क्या करने वाले हैं, जिस मैनर में आप कोई भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करने वाले हो, इस मैनर को हम कहाँ पढ़ते हैं, इस पूरे मैनर को पढ़ा जाता है डोजेज रेजिमेन के अंदर। तो आप लिख सकते हो फॉर सर्टेन एनाल्जेसिक्स। अब ये कुछ थ्योरी है, इसको ऐसे ही पढ़ना है हमें। फॉर सर्टेन एनाल्जेसिक्स, जितना समझाने का था सब समझा चुकी, जो समझाया वही सिर्फ थ्योरी में लिखनी है, ध्यान से देख लेना। अब कौन से एनाल्जेसिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, हिप्नोटिक्स के बारे में, एंटी एमेटिक्स के बारे में, हिप्नोटिक्स, एंटी एमेटिक्स एटसेट्रा। तो ये दवाइयों का क्या सीन होता है मैम, ये बेसिकली जो दवाइयां है ना, अ सिंगल डोज वे प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अ सिंगल डोज may provide effective treatment। तो अगर आप इन दवाइयों का एक सिंगल डोज भी ले रहे हो तो उन सिंगल डोज से भी हमें क्या मिल जाता है, इफेक्टिव चीजें, इफेक्टिव हमारी बॉडी में आ जाता है, फायदा हो जाता है। बेसिकली इनका सिंगल डोज ही क्या रहता है मैम, इफेक्ट रहता है। हाउएवर मोस्ट इलनेस, अगर हमारे पास दूसरी, अगर हम किसी इलनेस के बारे में बात करें,
राइट। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली मोस्ट इलनेस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ हाउएवर मोस्ट इलनेस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ, हम किसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बारे में बात करें, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल डोज, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल डोज इज शॉर्टर। अभी मैं पहले पूरा लिख लूं फिर तुम्हें कंप्लीटली अच्छे से समझा दूंगी। देन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, अच्छा इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो, जैसे कि अगर हमें कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम हो गया तो सर्दी या जुकाम के लिए अगर हम केवल दवाई की एक डोज भी लेंगे काम हो सकता है, इफेक्टिवली काम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 डोज ले ली काम हो गया। लेकिन अगर हमारे पास में कोई ऐसी इलनेस है जिसकी 1 या 2 डोज से या सिंगल डोज से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें अपनी डोजेज को बढ़ाना पड़ता है, तब हमें लेनी पड़ती है वहां पे मल्टी डोजेज। तो यही चीजें हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इलनेस है तो केवल एक सिंगल डोजेज की थेरेप्यूटिक इफेक्ट इस काबिल नहीं होती, इस लायक नहीं होती कि हमारी इलनेस को बिल्कुल दूर कर सके, राइट, हमें बिल्कुल परफेक्ट बना सके। तो वो जो सिंगल डोजेज होती है वो काफी कम पड़ जाती है अगर हमारी बीमारी उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसमें हमारा क्या काम आता है, रिपीटेटिव डोजेज ओवर टाइम। यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा तुम्हारा रिपीटेटिव डोजेज ओवर टाइम। इस चीज का यहाँ पर आप यूज करेंगे, है ना। तब किस फिनोमिना का काम करेंगे मैम, तब रिपीटेटिव डोजेज ओवर टाइम हमें देखना पड़ेगा। अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर कोई पूछे तो व्हाट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, ये लिख लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होगा वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव होता है अचीव अ टारगेट ड्रग कंसेंट्रेशन, टू अचीव अ टारगेट ड्रग कंसेंट्रेशन क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव मैम, इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू अचीव अ टारगेट ड्रग कंसेंट्रेशन। और ये जो टारगेट ड्रग कंसेंट्रेशन होगी ये किसकी कहां पे मिलेगी, रिसेप्टर साइट पे मिलेगी। तो आप लिख सकते हो एट द रिसेप्टर साइट, यानी रिसेप्टर साइट पे अगर हमें टारगेट ड्रग कंसेंट्रेशन अचीव करनी है तो इसको क्या बोलते हैं, यही मैम मेरा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा यहाँ पे होता क्या है, देखिए मैम जैसे कि सबसे पहले हमने कोई दवाई ली तो जैसे ही हम अपनी बॉडी के अंदर कोई दवाई लेंगे तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी मैम, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। फिर अगर मान लो पहली डोजेज ली और हमारी दवाई एकदम से काम करना शुरू कर दी, फिर क्या होगा, जैसे जैसे आगे टाइम बीतेगा, जैसे 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, फिर क्या होगा मैम, दवाई का काम असर कम होना शुरू होगा। फिर तुरंत हम अपनी क्या ले लेंगे मैम, तुरंत हम अपनी सेकेंड डोज लेंगे, सेकेंड डोज के बाद फिर से उसी की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। फिर 4 घंटे बाद क्या होगा, फिर 4 घंटे बाद इसका असर कम होना शुरू होगा। अब इससे पहले इसका असर कंप्लीटली खत्म हो जाए हम क्या करेंगे, हम अपना थर्ड डोजेज लेंगे और फिर बेसिकली ये चलता रहेगा। और इसी तरीके से जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा आप अपना डोजेज कंटिन्यू रखोगे और सेकेंड डोजेज के बिल्कुल एलिमिनेट होने से पहले, फर्स्ट के बिल्कुल एलिमिनेट होने से पहले हमें दूसरा डोज ले लेना है ताकि इसकी कंसेंट्रेशन बिल्कुल जीरो पे ना पहुंच सके, क्योंकि एक बार इसकी कंसेंट्रेशन जीरो पे पहुंच गई फिर अगली डोजेज भी जीरो से ही काम करना शुरू करेगी। ऐसे क्या हो रहा है, जीरो से काम करना नहीं शुरू हो रहा है, यही बढ़ता चला जा रहा है। तो यही एक्चुअली हमको चाहिए होता है, इसी कंसेंट्रेशन में हमें चाहिए होता है ताकि पहले की कंसेंट्रेशन खत्म होने से पहले दूसरा ड्रग अपना काम करना शुरू कर दे। ये एक्चुअली हमारी नीड होती है। और फिर एक टाइम आता है जब जितने भी आपके बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक टाइम आएगा कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, जो भी आपका एंटीवायरल होगा या जो भी परेशानी होगी वो खत्म हो जाती है। बस ये देखना है हमें कि समय समय पर एकदम एक्यूरेट अमाउंट में, एक्यूरेट डोजेज में ड्रग लेना है हमें। और इसी पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसी पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं डोजेज, बेसिकली हमारा डोजेज रेजिमेन। और ये डोजेज रेजिमेन पढ़ना तुम्हें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डन। तो आज के लेक्चर को फिर मैं यहीं पे बेटा वाइंड अप करूंगी। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कराए। आज का लेक्चर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें समझ में आ गया ना तो ट्रस्ट मी आगे की चीजें तुम्हारे लिए और भी ज्यादा ईजी हो जाती है। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं तुम्हें मल्टीपल डोजेज रेजिमेन के बारे में बताऊंगी। मल्टीपल डोजेज रेजिमेन के अलावा काइनेटिक्स ऑफ द ड्रग, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो द नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.